अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। आप में से बहुत सारे लोग अभी भी परेशान हैं इस कोर्स में और मुझसे ये कहते हैं कि सर आपकी वीडियोस देख के सब्जेक्टिव की तो बहुत अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का क्या करें। तो यहाँ मैं आपकी टेंशन दूर कर देता हूँ। पूरे JAIBP और AIBP में अगर हम इलेक्टिव्स को कंसिडर ना करें तो आपके पास JAIBP में मैनेजमेंट अकाउंटिंग और AIBP में फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग का कोर्स है, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स में ज़्यादातर आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन वीडियोस को देखकर आपकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आप टेंशन फ्री हो के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। आज हम बात करेंगे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की। ये सारे टॉपिक्स पास पेपर में आ चुके हैं। मैंने एक दो थ्योरी के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे पहले भी। यहाँ थ्योरी को हम मज़ीद आगे कवर करेंगे। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बैंक के रेवेन्यू ड्राइवर्स। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि बैंक के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ड्राइवर कौन कौन से होते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि बैंक कैसे कमाती है और बैंक के क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं। सबसे पहले इसके रेवेन्यू ड्राइवर्स देख लेते हैं कि बैंक किस किस तरीके से कमाती है। सबसे पहले एक ऑब्वियस आपको चीज़ है, ये पता ही होगी। सबसे पहले जो कमाती है बैंक, वो आपकी इंटरेस्ट इनकम से कमाती है, जो वो लोन्स पे कस्टमर से ले रही होती है। फिर उसका सेकंड नंबर पे आता है फ़ी इनकम। वो मुख्तलिफ जगह चीज़ों से जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही होती है उस पर फ़ी चार्ज कर रही होती है। ट्रांजैक्शन फ़ीस हो गई, ATM फ़ीस हो गई, कुछ भी आपकी फ़ीस जो होती है उससे आपकी कमा रही होती है। फिर आपकी अदर इनकम आ गई। अदर इनकम का मतलब ये है कि आपकी जो बैंक जो है वो और भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, जैसे अंडरराइटिंग की हो गई, इन्वेस्टमेंट की हो गई, एसेट मैनेजमेंट की हो गई। तो इन सब सर्विसेज पे भी बैंक आपसे चार्ज कर रहा होता है, तो उस पे जो इनकम कमाते हैं उसको हम अदर इनकम कहते हैं। फिर आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई, यानी कि बैंक ने मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स जो की हुई होती है, मुख्तलिफ बॉन्ड शेयर्स वगैरह लिए होते हैं, उस पर भी इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। आपकी एक्सचेंज रेट से भी जो कमा रही होती है, आप इंटर ब्रांच बोरिंग से भी जो कमा रही होती है। ये सारी बैंक के तरीके होती है, सारी चीज़ें होती है जिससे आपकी बैंक कमाती है। ठीक है, इसमें आप मज़ीद चीज़ें चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्सपेंस ड्राइवर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो एक्सपेंस होता है वो आपका होता है जो डिपॉजिटर्स को रिटर्न देना पड़ता है। ठीक है, इसको हम इंटरेस्ट का एक्सपेंस कहते हैं। दूसरा ये है आपके जो एम्प्लॉयज़ को आप जो चीज़ें दे रहे होते हैं, बेनिफिट्स दे रहे होते हैं, सैलरी हो गए, बोनस हो गए, जो भी चीज़ें दे रहे होते हैं उसका भी एक्सपेंस आता है। आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं, जैसे आपकी रेंट हो गई, आपके बिल्स हो गए। आप राइट ऑफ और प्रोविजंस करते हैं हम अपने लोन्स को, जो आपको ख़तरा लगता है कि जो नहीं होने वाले पूरे, या जो आपके डिफ़ॉल्ट हो चुके होते हैं। आपकी टेक्नोलॉजी और रेगुलेटरी कंप्लाइंस की कॉस्ट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल टाइम टू टाइम आपको अपने सॉफ्टवेयर्स और मुख्तलिफ चीज़ों को अपडेट करना पड़ता है, उसकी कॉस्ट लगती है। कोई फॉर एग्जांपल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ गई तो कोई चीज़ आपको नई इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती है, चेंज करवानी पड़ती है, तो इन सब की कॉस्ट होती है। और फाइनली हमारी एक्सपेंसेस इंटर ब्रांच बोरिंग से भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का। ट्रांसफ़र प्राइस क्या होता है? ट्रांसफ़र प्राइस इज़ द प्राइस दैट वन सब यूनिट चार्जेस अनदर सब यूनिट फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है? एक डिपार्टमेंट जो दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ प्रोडक्ट को आगे भेज रहा है तो उसके साथ क्या क्या एक्सपेंसेस, उसमें क्या क्या कॉस्ट लग रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ कार कंपनी हैज़ अ सेपरेट डिविजन दैट मेक्स इंजन्स, द ट्रांसफ़र प्राइस इज द प्राइस दैट द इंजन डिविजन चार्जेस व्हेन इट सेल्स इंजन टू द कार असेंबली डिवीजन। फॉर एग्जांपल कार की एक कंपनी है, 3 डिवीजन है, एक इंजन बनाती है, एक पूरा असेंबल करती है और एक मार्केटिंग की है। एक जो है वो इंजन बना के असेंबली यूनिट को देती है, तो वो कहती है इस इंजन बनाने के फॉर एग्जांपल 70,000 लगे। असेंबली कार क्या करेगी, वो पूरी चीज़ को असेंबल करेगी, वो कहेगी कि 70,000 प्लस असेंबल करने के फॉर एग्जांपल 30,000 मजीद लगे। तो अब वो मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट को कितना कॉस्ट आगे भेजेगी, 1 लाख का भेजेगी, तो वो उसी के हिसाब से फिर उसको बेचेंगे। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफ़र प्राइसिंग हो गई। ठीक है, दिस अफेक्ट्स हाउ मच मनी ईच डिपार्टमेंट मेक्स। The company can use this information to measure how well each department is working and to motivate their managers। आपको पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कितना एक्सपेंस जनरेट कर रहा है, उससे आपकी उसको एफिशिएंसी का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अ क्लोथिंग कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन चार्जेस द मार्केटिंग डिवीजन फॉर ईच आइटम ऑफ क्लोथिंग दे मेक।
दिस हेल्प्स द मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन मेक्स क्लोथ्स एफिशिएंटली एंड द मार्केटिंग डिवीजन सेल्स देम वेल। दोनों डिपार्टमेंट्स को पता चल जाता है कि कितनी आपकी कॉस्ट एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लग रही है। इससे आपकी मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को एक चीज़ बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है। ठीक है, तो वो अपनी बजटिंग वगैरह में भी इसको चीज़ को ले सकते हैं और मज़ीद इसको ये कह सकते हैं कि शायद ये एफिशिएंट यूज़ नहीं कर रहा, रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहा, एक पर्टिकुलर चीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा इसको खर्चा आ रहा है, तो वो पूरी कंपनी को चेंज नहीं करेंगे, वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चेंजेस लाएंगे ताकि उस चीज़ को मज़ीद एफिशिएंट बना सके। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफ़र प्राइसिंग होता है। अब इसके क्राइटेरिया क्या हो गया, देखें ट्रांसफ़र प्राइसिंग जैसे मैंने आपको बताया, आपका क्या होना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन होगी, आपको ये पता चलेगा कि आप अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से आप यूज़ कर रहे हो, एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। आप अपने जैसे फॉर एग्जांपल एक मैनेजर एक डिपार्टमेंट का है तो वो किस तरीके से अपनी वर्कफोर्स को आपका यूज़ कर रहा है, एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है, हर कोई मोटिवेटेड है टुवर्ड्स वर्किंग हार्ड, और उसके बेसिकली डिपार्टमेंट के गोल्स क्या हैं, कंपनी के गोल्स से मैच करते हैं नहीं करते, ये सारे आपके मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हो गए। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग बैंक्स में आपका क्या होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग हेल्प्स बाय ब्रेकिंग डाउन द बैंक्स अर्निंग्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स सच एज प्रोडक्ट वाइज, ब्रांच वाइज और एम्प्लॉय वाइज। आप क्या करते हो, जो बैंक की अर्निंग्स होती है उसको डिवाइड कर देते हो। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट वाइज आपने डिवाइड कर दिए, ब्रांच वाइज आपने डिवाइड कर दिए, एम्प्लॉय वाइज आपने डिवाइड कर दिए। जैसे आप लोग जब बजट बना रहे होते हैं, टारगेट्स बना रहे होते हो, तो आप किस तरीके से देखते हो, इस ब्रांच ने इतना प्रॉफिट किया, उस ब्रांच ने उतना प्रॉफिट किया, उसी के हिसाब से आप लोग बना रहे होते हैं ना। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाता है एक पर्टिकुलर ब्रांच कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इसी तरह आप प्रोडक्ट्स का भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आप मुख्तलिफ करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। ये हम क्यों करते हैं, टू मेक बेटर डिसीजंस। ठीक है, ये क्यों हमें फ़ायदा देगी, जैसे हम प्रोडक्ट वाइज डिवाइड कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि भाई कौन से प्रोडक्ट्स आपके ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी ब्रांचेस आपकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, किस तरीके से आपको प्राइसिंग उसकी सेट करनी है, अब बजटिंग में और प्लानिंग में किस तरीके से उसको एडजस्ट करके अगले साल के टारगेट्स आपको रखने। तो ये सारी चीज़ें इस ट्रांसफ़र प्राइसिंग के थ्रू हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। Responsibility accounting. Responsibility accounting is a way to assign responsibility for specific aspects of an organizational activities to individuals or departments. ठीक है, it involves holding individuals or departments accountable for the designated areas of responsibility. इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को बताया एक कंपनी में 10 डिपार्टमेंट हैं, तो हर डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उसके मैनेजर को दी जाएगी। ठीक है, वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा, उसी से सारी पूछगछ होगी कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन अ बैंक each branch might be responsible for its deposits, loan advances and customer satisfaction. Responsibility accounting helps to make sure that each branch manager is doing their job well. ठीक है, जिस तरह से ब्रांच वाइज मैंने बताया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होगी, उस ब्रांच की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो पूछा जाएगा वो उसके मैनेजर से पूछा जाएगा, क्योंकि ये चलाने की, पूरे ब्रांच को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मैनेजर की है। ठीक है, तो जो भी उससे पूछा जाएगा उस ब्रांच के बारे में उस मैनेजर से पूछा जाएगा, उसकी जिम्मेदारी है किस तरीके से वो मैनेज करता है, किस तरीके से उस ब्रांच के डिपॉजिट्स आते हैं, कितने आपके लोन जाते हैं, कस्टमर्स उस ब्रांच से किस तरीके से खुश है, क्या है, ये सब आपकी उस मैनेजर से डिपेंड करेगी, और इसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो चलें इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। मैं छोटे छोटे लेक्चर्स यहाँ पे इसलिए बना रहा हूँ कि आप ये सारी बिल्कुल आसान चीज़ें थोड़ा थोड़ा आप बस ये देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप आराम से पेपर में इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलें इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं।